भरोसा करना और उस भरोसे के बाद धोखा मिलना, यह सबसे बुरी बात होती है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के बदले धोखा मिलता है तो फिर व्यक्ति टूट जाता है, उसके हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें ऐसे ही एक पति ने सुहाग रात के दिन ही अपने पत्नी को एक धोखा दिया। रमानाथ एक बहुत कम सैलरी वाला एक क्लर्क के पद पर काम करने वाला व्यक्ति था। उसकी शादी हुई तो वह एक सामान्य परिवार का था, बहुत ज़्यादा अमीर घराने से नहीं था। उसका जो इनकम था उसके एक महीना के खर्च किसी तरह से चल जाते थे, उतना ही था। जो भी शादी में जो गहने चढ़ाए गए थे, अब उसके सब कुछ एक सोनार के यहाँ से भाड़े पर लाया गया था। लेकिन उसकी पत्नी वह सुशील स्वभाव की थी, काफ़ी समझदार एक नारी थी। अब आप ये समझ ही ले कि रामानाथ जो एक कम पैसे वाला व्यक्ति था, सुहाग रात के दिन ही अपने पत्नी से बहुत सारी बातें वह कहता है और सब कुछ लगभग झूठ बोलता है। वह बताता है कि वह काफ़ी पैसे वाले घराने का है, पिताजी का भी बहुत अच्छा इनकम है, मेरा भी बहुत अच्छा इनकम है। उसकी पत्नी जालपा को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही समृद्ध परिवार में आ गई हूँ जहाँ पर किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, और पहले ही दिन से वह एक अपना काल्पनिक दुनिया बना लेती है। जालपा हो या कोई भी नारी हो, गहनों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। जो आभूषण होते हैं, नारी का सबसे ज़्यादा प्रेम होता है अपने आभूषण से। जो आभूषण जालपा जब कुंवारी थी तब से उसके मन में ये चल रहा था कि उसकी शादी में भी चंद्रहार मिलेगा, और उसके शादी में भी चंद्रहार ले जाया गया था सोने का, लेकिन जो भी था वह भाड़े पर लाया गया था, और वह सिर्फ 2 दिन के करार करके लाया गया था सोनार की दुकान से। पहला ही रात जब रामानाथ ने अपने पत्नी को अपने बारे में जब गलत सूचनाएं दी, जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बताया, तो उसने अपने लिए एक काल्पनिक दुनिया बना लिया, उसकी पत्नी जालपा ने। अब शादी के 2 दिन बाद वह जो सुनार था वह गहनों के लिए रामानाथ पर दबाव बनाने लगता है। वह अपने गहने वापस लौटाने की बात कहता है। रामानाथ परेशान है। उसके परेशानी के मुख्य कारण यह है कि वह जब अपनी पत्नी के पास जाता है गहने मांगने के लिए, तो जो देखता है, यह महसूस करता है कि जो उसकी पत्नी है उसको अपने जान से प्यारा ये गहने हैं, और वह इस चीज़ को देख के अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं बता पाता और उन गहनों को नहीं मांग पाता। इधर सुनार बहुत ज़्यादा दबाव बनाए हुए है रामानाथ पर। ठीक है, अब एक दिन की बात है कि वह जालपा जो रामानाथ की औरत है, वह अचानक एक आधी रात के समय उठ के और बहुत घबराई हुई है। वह रामानाथ से कहती है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, और वह सपना क्या है कि चोर आकर के उसके सारे गहने चुरा ले गए हैं। वह भागती हुई दौड़ती हुई अपने बक्से को खोलती है और उसमें देखती है कि उसके सारे गहने सुरक्षित हैं। तब उसे लगता है कि नहीं, उसने एक सिर्फ सपना देखा है। इस तरह के उसके इस मानसिकता को देख के रामानाथ बड़ी परेशान रहता है कि वह गहनों के बारे में सच्चाई कैसे बताए। अब इस तरह से कुछ दिन बीतता है, सोनार का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वह बार बार अपने गहने मांग रहा है। रामानाथ एक दिन अपने ऑफिस से, बहुत पहले की ये कहानी है, 600 रुपया लेके आता है जो गहने के लिए पर्याप्त है, और वह पैसा उसके पत्नी को पता था यह कि ये इनका पैसा है। उसी समय जब वह किसी दूसरे काम के लिए गया हुआ है बाहर रामानाथ, तब तक वह सोनार घर पर आके और अपने पैसे की बात कहता है। उसकी पत्नी वह पैसे सोनार को दे देती है। उसे यह पता नहीं है कि ऑफिस का पैसा है और फिर ऑफिस में जाके जमा करना है। वह पैसे उठाती है और सोनार को दे देती है। सोनार अपना चुपचाप लेके
चला जाता है। जब वह चला जाता है तब रामानाथ आता है और वह बहुत परेशान हो जाता है ये जान के कि उसकी पत्नी ने सारे पैसे सोनार को दे दिए। वह तो ऑफिस के पैसे थे और उसे ऑफिस में लौटाना था। अब वह पत्नी से जब यह जानकारी लेता है कि पत्नी ने सारे पैसे उसको तो सोनार को दे दिए, वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है। अब वह इस पूरे शहर को छोड़ के कलकत्ता चला जाता है और अपनी पत्नी के नाम से एक चिट्ठी लिख देता है। चिट्ठी लिख के और वह सारी सच्चाई बता देता है चिट्ठी में, ठीक है। और वह कलकत्ता चला जाता है अपने घर को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के। कलकत्ता में उसका एक कोई मित्र है जिसका वह रुकता है। वहाँ भी जाने के बाद एक उसको अलग से एक काम मिल जाता है जहाँ वह बहुत कम पैसे में ही कुछ काम करता है और अपने खर्चा निकाल लेता है। पत्नी जब उसके घर पर उसका चिट्ठी पढ़ती है तो उसे बहुत दुख होता है और वह अपने गहने बेच के उससे जो पैसे मिलते हैं वह उसका ऑफिस में जाके जमा कर देती है। ऑफिस में जमा करने के बाद यह जो पैसे गबन करने का ये जो चार्ज लगा था ऑफिस की तरफ से समाप्त कर दिया जाता है। अब वह कलकत्ता जब चला जाता है रामानाथ, तो अब वहाँ पर एक अलग घटना होती है। एक बार वह किसी सार्वजनिक स्थल पर गया है किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जब वह वहाँ से लौट रहा है तो उसके पीछे पीछे दो पुलिस वाले हैं। वह पुलिस वाले इसके पीछे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन पुलिस वालों को देख के रामानाथ डर जाता है, घबरा जाता है। उसकी तेज चाल को देख करके पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति जरूर किसी प्रकार के किसी घटना में, किसी कांड में यह शामिल है। पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। और इसके बाद वह अपने आप ही रामानाथ सारी सच्चाई बता देता है। सारी सच्चाई जब बता देता है तो पुलिस वालों को इस घटना से कोई खास लेना देना नहीं है। वह कहते हैं पुलिस वाले रामानाथ से कि तुम पुलिस का मुखबिर बन जाओ और कुछ जो बदमाश हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए उनके खिलाफ गवाही दो कोर्ट में। रामानाथ इसके लिए तैयार हो जाता है। पुलिस वाले उसको भरोसा दिलाते हैं कि अगर वह कोर्ट में गवाही दे देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तब तक ये घटना चल रही है। उसकी पत्नी जालपा इसका पता करते करते वह कलकत्ता पहुंच जाती है। जब वह पहुंच जाती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसे जेल में बंद किया गया है। और वह अपने पति को वह सच्चाई, उसका पति कोर्ट में जाके उन दोषियों के खिलाफ गवाही भी देता है, लेकिन किसी तरह से वह जज के साथ मिल कर के जालपा सब कुछ सच्चाई बता देती है और अपने पति को पुलिस वालों से भी छुड़ाती है। लेकिन जब वह जेल में बंद था तो उस समय पुलिस वाले उसके मनोरंजन के लिए एक अलग व्यवस्था कर देते हैं। रतन नाम के एक बाई जी को प्रतिदिन नाच गान के लिए उसको वहाँ जेल में ही प्रतिदिन वे लोग व्यवस्था कर देते हैं जो रामानाथ का नाच गाना करके मनोरंजन कराएगी। अब वह रतन किससे जब वह मिलता है रामानाथ, उसके बारे में जब जानता है तो एक उसे अपनापन महसूस होता है रतन से, जबकि वह वेश्या है और नाच गाना करना उसका मुख्य पेशा है। जब वह अपने पत्नी जालपा से मिलता है और सब कुछ समझ लेता है कि उसकी पत्नी ने ही जज से मिलकर उसको छुड़ाया है, तो वह अपनी पत्नी के साथ वह फिर से अपने घर वापस चला आता है। वापस आने के बाद अब कहानी की समाप्ति की ओर ये धीरे धीरे ये घटना आगे बढ़ रही है। अब होता ये है कि रामानाथ है, उसकी पत्नी जालपा है और वह जो नाचने गाने वाली है वेश्या रतन, ये तीनों गंगा नदी के किनारे घूमने गए हैं। अचानक किनारे बहुत ज़्यादा तेज़ी से नदी के पानी आता है और रतन को बहा के लेके चला जाता है। उसको बचाने के लिए जालपा आगे बढ़ती है और वह भी उस नदी में डूबने लगती है। रामानाथ के लिए एक समस्या हो जाती है कि वह पत्नी को बचाए
या उस बाई जी को बचाए जो उसका नाच गाना करके मनोरंजन करती है। यहाँ ध्यान देना है, उसके लिए बहुत बड़ा धर्म संकट की बात है। वह बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बचाएगा दोनों में से किसी एक को ही, क्योंकि दोनों को एक साथ बचा लेना उस समय नदी का इतनी तेज धारा थी कि यह संभव नहीं था। तब उसने अपने पति धर्म का पालन किया और अपनी पत्नी जालपा को वह बचाता है। जालपा को बचाने के क्रम में रतन नदी के धारा में डूब जाती है और वह नदी की धारा बहा के उसको अनंत की ओर लेकर चला जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लाश का भी पता नहीं चलता है। जालपा और रमानाथ काफ़ी दुखी मन से अपने घर वापस आ जाते हैं। यह थी कहानी, और इस कहानी से अगर हम ध्यान दें तो हमें 2-3 बातें सीखने को मिलती है। कभी भी अपने जीवन साथी से किसी भी मुद्दे पर झूठ ना बोलें, और झूठ ना बोलें। पति पत्नी के बीच में विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। यह विश्वास ही है जो पति पत्नी के बीच में एक संबंध को बनाए रखता है। अगर यह विश्वास ही ना रहा तो फिर यह संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। और तीसरी बात, पति और पत्नी के बीच में किसी भी थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक आपको सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताने का प्रयास किया, और ऐसे ही कुछ और रोचक कहानी मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।